मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो कल क्लास हुई थी उस क्लास में हमने साइब्रिड का फॉर्मेशन और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के जो प्रोसेस है उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्मा। क्रायो प्रिजर्वेशन के टॉपिक को आपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है। प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक में हम इसे यूज़ करते हैं किसी भी जर्म प्लाज्मा को स्टोर करने के लिए, फ्रीज करने के लिए। तो देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, एक्चुअल में जर्म प्लाज्म क्या होता है? इट्स अ जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जेनेटिक कंपोजिशन होता है जिसमें कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उस फ्लूइड के अंदर ही प्रेजेंट होती है। हम उसको स्टोर कर लेंगे, देन जब भी हमें क्लोनिंग की ज़रूरत होती है या हम किसी भी प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक को यूज़ करने के लिए हम इस प्लाज्म को यूज़ में ले लेते हैं और इसको हम बायोटेक्निक के थ्रू एक नए प्लांटलेट का डेवलपमेंट के लिए काम में ले सकते हैं। तो देखिए, जर्म प्लाज्म क्या होता है? इट्स अ जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल स्पीशीज इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म। यानी किसी भी पौधे की, किसी भी पादप की और किसी भी जीव की कोई भी स्पीशीज का जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन यानी आनुवंशिक संगठन जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, वही उसे हम स्टोर करना तो कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। और ये जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन वाला मटेरियल है इसे हम क्या कहते हैं? जर्म प्लाज्म कहते हैं। तो जर्म प्लाज्म जो है वो एक तरीके का जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। बायोटेक्निक की जिस ब्रांच को यूज़ करके इस जर्म प्लाज्म को स्टोर किया जाता है, जिस ब्रांच में यह स्टडी किया जाता है, स्टोर किया जाना, स्टडी किया जाना, जिस ब्रांच में किया जाता है उसे हम कहते हैं क्रायोबायोलॉजी। क्रायो प्रिजर्वेशन फॉर प्रिजर्विंग, और जहाँ स्टडी कर रहे हैं इस जर्म प्लाज्म की उसे हम क्या कहेंगे? क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी के साथ में इस कंप्लीट प्रोसेस में हम डीप फ्रीजिंग करते हैं। डीप फ्रीजिंग का मतलब है कि बहुत ही हायर जो लेवल है यानी बहुत लो टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ पर हम इन्हें फ्रीज करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और ये फ्रीजिंग जो की जाती है वो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन के साथ में की जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर टेम्परेचर इतना करने पर, इतना कम करने पर ये इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा जर्म प्लाज्म पर और क्यों ये प्रिजर्व रह जाएगा? उसके पीछे रीज़न ये है कि जितना लो टेम्परेचर होता है किसी भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो उतनी ही स्लो हो जाती है। तो जब सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होगी तो सेल फंक्शनिंग नहीं रहेगा, और जब सेल फंक्शनिंग ही नहीं रहेगा तो सेल की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। तो हम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उसका क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, जिसमें हम डीप फ्रीजिंग करते हैं। अब इसके साथ ही यहाँ जब हम डीप फ्रीजिंग कर रहे हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू की जाती है। बहुत सारे इसमें स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, उन चरण के आधार पर हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं जर्म प्लाज्म का। तो फर्स्ट है हमारा फ्रीजिंग का स्टेप, सेकंड है स्टोरेज, थर्ड है थॉइंग और फोर्थ है रिकल्चर। देखिए, फ्रीजिंग जो की जाती है, डीप फ्रीजिंग की जा रही है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर की जा रही है। तो इस फ्रीजिंग के कॉन्सेप्ट में हम 3 तरीके से फ्रीजिंग कर सकते हैं। एक होती है बिल्कुल स्लो फ्रीजिंग, जिसमें टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस माइनस में रखते हैं, और ये जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रखा जाता है 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट तक। ठीक है, थोड़े टाइम तक के लिए हम बिल्कुल धीमे, एकदम से उसको डीप फ्रीज नहीं कर सकते। किसी भी प्लांट को या किसी भी टिश्यू को हम अगर एकदम से डीप फ्रीजिंग कर देंगे तो उसके मेल्टिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है, ख़राब हो सकती है। इसीलिए हम धीरे धीरे फ्रीजिंग करने की जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाते जाते हैं। फ्रीजिंग का टेम्परेचर बढ़ाना इन द सेंस लोअर, नीचे की तरफ जाना, डाउन करना। तो यहाँ जो फ्रीजिंग की जा रही है स्लो फ्रीजिंग की जा रही है, जिसमें टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। देन हम इसका डीप फ्रीजिंग करते हैं। डीप फ्रीजिंग मतलब बहुत ही टेम्परेचर को लो करके, और कितना लो करना है?
ये होता है 1000 डिग्री सेल्सियस तक। तो हम इतना टेम्परेचर को स्लो करके, इतना कम डाउन करके हम रैपिड फ्रीजिंग करवा सकते हैं। ये जो रैपिड फ्रीजिंग कराती है ये पहले 5 मिनट्स तक कराई जाती है, देन उसके बाद में टेम्परेचर को हम 30 मिनट्स तक उसी पर कांस्टेंट रखते हैं, देन अगेन हम इसका डीप फ्रीजिंग कराते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू हम फॉलो करते हैं। तो पहले किया स्लो फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, देन हमने किया रैपिड फ्रीजिंग, रैपिड मतलब बहुत स्पीड से की जाने वाली। तो स्पीड में हम प्लांट टिश्यू जो भी हैं या जो भी हमारा ऑर्गन है, जो हमारे यहाँ पर जर्म प्लाज्म है, उसको हम -1000 डिग्री सेल्सियस पर मिनट की जो स्पीड है उसके थ्रू हम फ्रीज करते हैं। और फ्रीजिंग करने के बाद में हम इनको डायरेक्ट जो लिक्विड नाइट्रोजन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उससे हम इसको ट्रीट करवाते हैं, उसको स्टरलाइज करवाते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन के कांटेक्ट में भी इस डीप रैपिड फ्रीजिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही लेकर के आते हैं। देन ड्रॉपलेट फ्रीजिंग, ड्रॉपलेट मतलब है कि स्मॉल ड्रॉप्स की फॉर्म में हम फ्रीजिंग करवाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि स्लो फ्रीजिंग करवाने के बाद जब रैपिड फ्रीजिंग हो गया है तो यहाँ रैपिड फ्रीजिंग में जो भी हमारा जर्म प्लाज्मा फ्रीज किया है उस प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम 2 और 3 कितना 2 से 3 माइक्रो मिलीमीटर यहाँ तक के साइज के ड्रॉप्स की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं और 1 ड्रॉप जो है वो हम किसी डिस्पेंसर पर थ्रो करते हैं, डालते हैं। तो ये जो है ये कहलाती है हमारी ड्रॉपलेट फ्रीजिंग। हमने क्या किया, जो भी हमारा जर्म प्लाज्म है उस जर्म प्लाज्म को या जो भी हमारे जर्म प्लाज्म में रिलेवेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनको 2 से 3 माइक्रोलीटर जो ड्रॉप्स हैं उनमें हम कन्वर्ट करके और उसको एल्यूमिनियम फॉइल पर 1 ड्रॉप हम डालते हैं। डालने के बाद में वहाँ पर टेम्परेचर हम कितना रख देते हैं 20 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स ये भी -20 डिग्री है, -20 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस पर हम यहाँ पर उसको फ्रीज करते हैं। तो ये कहलाती है हमारी ड्रॉपलेट फ्रीजिंग। इसके साथ ही जो ये फ्रीजिंग का प्रोसेस किया जाता है, ये तीनों तरीके की फ्रीजिंग वो हमेशा एक हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर ही की जाती है। जो सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है फ्रीजिंग के लिए वो सॉल्यूशन हमारा इस तरीके का होना चाहिए जिसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं। कंसंट्रेशन हाई है, इसी कारण से इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं प्लांट विट्रिफिकेशन सॉल्यूशन। इस प्लांट विट्रिफिकेशन सॉल्यूशन के अंदर जो केमिकल ऐड किया जाता है एक तो होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा है 10% सुक्रोज। इनसे क्या किया जाता है, जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को, जो जर्म प्लाज्म वाला पार्ट है उसको हम इससे ट्रीट करवाते हैं, उसके साथ में रखते हैं। तो ये विट्रिफिकेशन की प्रोसेस कहलाती है। देन विट्रिफिकेशन के बाद हम उसको लिक्विड नाइट्रोजन के साथ में रखते हैं। इसके साथ ही एक और सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं जो कि क्योंकि हम डीप फ्रीजिंग कर रहे हैं, रैपिड फ्रीजिंग कर रहे हैं, देन ड्रॉपलेट फ्रीजिंग कर रहे हैं। इतनी फ्रीजिंग करने के बाद में कोई भी प्लांट टिश्यू जो है वो डैमेज हो सकता है, वो मेल्ट हो सकता है, उसका मेल्टिंग हो सकता है। तो उस मेल्टिंग से बचाने के लिए या किसी भी टिश्यू को डैमेज होने से कंट्रोल करने के लिए हम उसे एक सॉल्यूशन से ट्रीट कराते हैं जिसे हम कहते हैं DMSO सॉल्यूशन। DMSO क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फो डाइऑक्साइड। तो ये डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड जो है इसकी हम कंसंट्रेशन 5.8% लेते हैं और इसमें हम ग्लिसरॉल ऐड करते हैं और ग्लिसरॉल के साथ प्रोलीन ऐड किया जाता है। तो इनका 10% हम इसके साथ में मिलाते हैं। ये क्या करता है कि जो प्लांट टिश्यू या जर्म प्लाज्म को हम फ्रीजिंग की प्रोसेस से लेकर आए हैं उसको डैमेज होने से बचाता है। इसके साथ ही ये जो भी बड़े साइज़ के हमारे फ्रीजिंग हो रही है, जो भी हमारे जर्म प्लाज्म में जो क्लम्स बने हैं बड़े बड़े साइज़ के, उनके बड़े साइज़ को बनने नहीं देता है और उसे छोटे साइज़ में ही रखता है। तो इस तरीके से ये सारा फ्रीजिंग का प्रोसेस किया जाता है। देन हम इतना फ्रीजिंग कर लिया है, स्लो फ्रीजिंग, रैपिड फ्रीजिंग, ड्रॉपलेट फ्रीजिंग। तो इतना फ्रीजिंग करने के बाद में अब हम इसे स्टोर करेंगे। स्टोर कहाँ पर किया जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पर।
-196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन पर हम इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। देन जब भी हमें नीड होगा हम इसको वहाँ से ले लेंगे। देन इसको थॉइंग, जब भी हम अब यहाँ तक हमने स्टोर करके रख दिया है, प्रिजर्व करके रख दिया है, जब हमें इसे यूज़ करना है, क्योंकि हम इतना टेम्परेचर डाउन करके हमने इसे फ्रीज़ किया है, तो हम इसे अब जब भी काम में लेंगे तो इसे सीधे हम काम में नहीं ले सकते। अगेन हमको इसका मेल्टिंग करवाना पड़ेगा, जिसे हम थॉइंग कहते हैं। थॉइंग में क्या होगा कि हम 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के जो इतना टेम्परेचर वाला वाटर है, यानी नॉर्मल से हल्का सा तो ज़्यादा, तो इस वाटर में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। जो हमने जर्म प्लाज्मा प्रिजर्व किया है, डीप फ्रीजिंग जिसकी की है, उसको हम निकाल करके यहाँ पर इस वाटर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और उसके साथ ही टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर हम 500 से डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस पर मिनट तक वहाँ पर हो जाता है। देखिए इस प्रोसेस में क्या किया, डीप फ्रीजिंग किया, देन स्टोर किया, देन स्टोर करने के बाद जब भी हमें यूज़ करना है, यूज़ करने के लिए हमने वाटर में ट्रांसफ़र किया। जो वाटर है वो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक। और ये जो जर्म प्लाज्म है, इस जर्म प्लाज्म के मेल्ट होने का, इसके पिघलने का टाइम जो होगा वो पिघलना बड़ी स्पीड से होता है और उसकी लिमिट होती है 500 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस तक पर मिनट। 1 मिनट में वो इतना टेम्परेचर डाउन कर देता है। तो इसीलिए क्योंकि ये स्पीड से होता है, इसीलिए किसी भी तरीके के क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। यहाँ तक किया, देन टेम्परेचर इतने टेम्परेचर वाले वाटर में ट्रांसफ़र किया। देन जब ये वाटर में ट्रांसफ़र हुआ तो ये मेल्ट होगा, ये थोड़ा सा पिघलेगा। फ्रिज में से जैसे हम कोई भी चीज़ निकालते हो तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखा जाता है, देन उसको गर्म किया जाता है। तो जिस तरीके से फ्रिज से निकाल करके उसे रखा गया है, तो वहाँ तक उसके मेल्टिंग प्रोसेस जो है वो हमने करी है 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। और उसके बाद में उसके मेल्ट होने की स्पीड जो है वो होती है 500 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस तक। देन हम इसे कहाँ पर करते हैं, रीकल्चर करने के लिए हम इसे आइस बाथ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देन रीकल्चरिंग का प्रोसेस, रीकल्चरिंग के लिए हमने यहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं, जो हमारा जर्म प्लाज्म है, उससे हम दोबारा से इसी तरीके की फ्रीजिंग प्रोसेस से निकालते हैं। फ्रीजिंग प्रोसेस से निकालने के बाद में जिन पार्ट को हमें यूज़ करना है उसको तो हम डाइल्यूट कर लेते हैं और उसको एक नॉर्मल प्रोसेस में लेकर के आते हैं। और जिन पार्ट्स को हमें दोबारा से काम में नहीं लेना है, उनको दोबारा प्रिजर्व करना है, तो अगेन यही प्रोसेस हम फॉलो कर लेते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है ये कहलाती है हमारी क्रायो प्रिजर्वेशन की प्रोसेस। क्रायो प्रिजर्वेशन में स्लो ग्रोथ मेथड भी यूज़ किया जाता है। स्लो ग्रोथ मतलब धीरे धीरे सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करके हम उसको स्टोर करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। यहाँ पर स्लो में टेम्परेचर जो रखा जाता है वो 5 से 15 डिग्री सेल्सियस पर हम रखते हैं, बहुत ही टेम्परेचर डाउन करके। और डाउन करने के बाद में हम उसे प्रिजर्व कर लेते हैं। इसके साथ जहाँ पर ये क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, उस क्रायो प्रिजर्वेशन की लैब बनी हुई है और ये नई दिल्ली के अंदर लैब है जिसका नाम है NBPGR, यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिजर्व्स जो है, ये लैब बनी हुई है। इसका मेन फंक्शन ही यही है कि ये क्रायो प्रिजर्वेशन करती है जर्म प्लाज्म का। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिजर्व्स, ये न्यू दिल्ली के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से किसी भी प्लांट की या किसी भी एनिमल की स्पीशीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये कहलाती है हमारा जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन। इसके एडवांटेज क्या होंगे? इसके एडवांटेज ये है कि हमें बहुत ही कम टाइम लगता है, उसके साथ ही कम स्टोरेज, हम बहुत ही एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही इसे स्टोर कर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब्स के अंदर है या पेट्री डिश के अंदर ही हम स्टोर कर लेते हैं। इसके साथ ही जो जर्म प्लाज्म हम यूज़ कर रहे हैं वो जर्म प्लाज्म कंटामिनेशन उसमें किसी भी तरीके का नहीं हो पाता। लाइफ टाइम तक हम उसे, लंबे टाइम तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमें इसे काम में लेना है हम इसमें इसको स्टरलाइज कर सकते हैं, इसको असेप्टिक कंडीशंस के अंदर हम ग्रो करवा सकते हैं। इसके साथ ही ये
सबसे इम्पॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि ये बहुत ही सेंसिटिव मेथड है और इस सेंसिटिव मेथड में हमारे पास में प्रॉपर फैसिलिटीज़ होंगी तो ही हम इस क्रायो प्रिजर्वेशन को करवा सकते हैं। साथ ही टेम्परेचर इतना डाउन किया जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी, तो उस लोअर टेम्परेचर के अंदर टिश्यूज़ के डैमेज होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत ही कॉन्शियसली इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो ये था हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन का कंप्लीट मेथड। नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।